हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो वो एक क्वेश्चन पेपर जो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें जब हमने मैथ्स वाला जो पोर्शन था वो तो डिस्कस पूरा कर लिया था। उसके बाद कुछ इंग्लिश के जो वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उसके बाद जो वो यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जिसमें कि साइंस है, जिसमें कि बीच में करंट अफेयर्स भी है, बीच में और भी हिस्ट्री है, तो जीके जो वो यहाँ पे पूछा जाता है। तो लास्ट टाइम हमने जो वो क्वेश्चन नंबर 55 तक जो वो डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो वो ऐसे जीके पूछा जाता है, तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ जो वो जानने को मिलेगा, काफ़ी सारी डाउट्स जो वो आपके क्लियर होंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 56। यहाँ पे लिखा है, दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दीज पीपल आर कॉल्ड। जो लोग जो वो अतीत मतलब जो पास्ट में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हें जो वो क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उनको जो वो हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, हिस्टोरियन जो वो क्या होते हैं? हिस्टोरियन, HISTORIN, ठीक है। हिस्टोरियन इतिहासकार। इतिहासकार जो वो क्या होते हैं कि जो स्टडी करते हैं, हु स्टडीज एंड राइट अबाउट पास्ट, जो पास्ट के बारे में जो वो लिखते हैं, ठीक है, उनको जो वो इतिहासकार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, पुरातत्व बिंदु, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो उनको बोलते हैं। जैसे कि लाइक स्टोन हो गया, ठीक है, जैसे स्टैच्यू हो गए, तो उनके बारे उनको देखेंगे, उन पर जो वो स्टडी करेंगे, तो उनको जो वो क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये जो वो आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या होता है? बायोलॉजिस्ट वो एक प्रकार से साइंटिस्ट आप उनको बोल सकते हो, हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, या रिसर्च करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जो वो स्टडी करता है, स्टडी ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, फिजिकल जो भी नेचर है, ठीक है, उसके बारे में, या जो हमारी अर्थ है उसकी हिस्ट्री के बारे में जो वो स्टडी करता है, उसको जो वो भूविज्ञानी बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और डॉक्टर तो आपको बताइए डॉक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई के अनुपात का, सॉरी, ध्वज की चौड़ाई के अनुपात का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई का होना चाहिए, चौड़ाई का लंबाई से अनुपात, ऐसा कुछ होना चाहिए था, चौड़ाई का लंबाई से अनुपात, ठीक है। तो जो भी है, आपको बताइए कि हमारा जो ट्राई कलर है, ट्राई कलर का मतलब होता है तीन कलर, तिरंगा जो बोलते हैं, तिरंगा है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, तिरंगा, ट्राई कलर, तिरंगा का मतलब है तीन रंग। इसमें जो वो तीन रंग होते हैं, ठीक है, एक ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है केसरी रंग, ठीक है। केसरी रंग जो होता है वो जो वो आप इसको याद रखेंगे, त्याग हो गया, साहस हो गया, या आप बोल सकते हैं बलिदान हो गया। तो इसका जो वो ये प्रतीक है, कौन सा रंग? केसरी रंग। जैसे सूरज से जो वो कौन सा कलर आ रहा है, जैसे आज सूरज जो वो देखने में कैसा लगता है आपको? आपको जो रेड के जैसा लगता है, ठीक है। तो जो ऊपर है, सूरज ऊपर है, लाल है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, केसरी जो वो सबसे ऊपर रहेगा। बीच में आपको बताया कि बीच में जो वो व्हाइट कलर रहता है, और व्हाइट कलर जो वो सत्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे नीचे क्या होता है, जैसे हमारे अर्थ का सरफेस है सबसे नीचे, तो उसमें कौन सा कलर है नीचे? तो आपको पता है कि नीचे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरीज है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हैं, तो हरा रंग जो वो नीचे होगा, ठीक है। जो हरा रंग है वो जो वो समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि हो गया, विकास हो गया, जैसे हमने बात की कृषि हो गया, ठीक है। तो ये कृषि, समृद्धि, विकास का जो वो प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, का प्रतीक है। तो ऐसे जो आप बोलते हैं। और बीच में जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो एक पॉइंट पूछा जाता है कि बीच में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी जो वो तीलियां होती है, ठीक है। तो ये जो नीले रंग का जो वो अशोक चक्र होता है, जो वो जीवन के चक्कर का प्रतिनिधित्व करने वाले जो धर्म है, धर्म के नियमों का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 24 जो वो अंदर तिलियां होती है, अशोक चक्र जो वो इसको बोलते हैं, ठीक है। मेन जो हमारे कलर है वो जो वो तीन ही है, लेकिन कई बार जो वो ऐसा पूछा जा सकता है कि इस अशोक चक्र का रंग क्या होता है, तो उसका रंग जो वो नीला होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हमारा क्वेश्चन था कि इसकी जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ ऑफ द, अच्छा यहाँ पे देखिए ठीक लिखा है इंग्लिश में, बिर्थ टू द लेंथ। तो जो बिर्थ होती है ना, बिर्थ हुई जो चौड़ाई होगी, ठीक है, ये वाला, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड
इक्वल होती है तो ये जो वो 2 रहती है, ठीक है। 2:3 में जो वो हमारा फ्लैग रहता है। इसने बोला देखिए विड्थ टू द लेंथ, तो विड्थ जो वो पहले लेनी है मतलब कि 2 और 3। अगर बोला होता लेंथ टू ब्रेड्थ तो हम 3:2 लेते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जिसको जो वो 3 सेंटीमीटर लेंगे तो इसको 2 सेंटीमीटर लेंगे। अगर इसको जो वो मल्टीप्लाई 2 से कर दिया दोनों को तो 3 2 जा 6, अगर लेंथ जो वो 6 सेंटीमीटर लेंगे तो ब्रेड्थ जो वो 2 2 जा 4 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। ये जो वो इसी रेशो में बनना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपने जो वो फिर अपने हमारे जो तिरंगा है उसका जो वो अपमान किया है, ठीक है। और एक कलर भी ध्यान रखिए, कलर जो ऊपर है वो ऊपर ही होना चाहिए, जो नीचे ग्रीन है वो ग्रीन ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो उसका अलग अलग जो वो मतलब होता है आपको जो वो पता होगा, ठीक है। तो ऐसे जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात ज़रूर पूछी जाती है यहाँ से, इस क्वेश्चन का आंसर जो वो 2:3 हो जाएगा। कब जब वो हमने इसको अपनाया था, तो 22 जुलाई की डेट जो आप याद रखते हैं, 22 जुलाई 1947, ठीक है। जुलाई अगस्त में जो हम आज़ाद भी हो गए थे, तो 16 अगस्त को जो वो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि तिरंगा जो वो कहाँ पे फहराया, तो लाल किले में जो वो 16 अगस्त को 1947, ठीक है। और 15 अगस्त एक डेट और है, 15 अगस्त जब हम आज़ाद हो, 15 अगस्त 1947 को जो वो हमने जो तिरंगा है ये जो वो फहराया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वो यहाँ पे हमने तिरंगा जो वो फहराया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो वो क्या है, कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बाघा सीमा कहाँ पे है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाघा बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो बाघा बॉर्डर जो वो आपको पता ही है कि बाघा बॉर्डर कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। पंजाब की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। तो पंजाब के अंदर पड़ता है अमृतसर, ठीक है। अमृतसर आपको पता हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। स्वर्ण मंदिर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो अमृतसर यहाँ पे है, अमृतसर में जो वो बाघा बॉर्डर है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, इसको पढ़ते हैं जरा। हाँ हाँ, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परेड जो वो यहाँ पे हो रही है और बहुत सारे लोग जो वो यहाँ पे गेट के आमने सामने जो वो खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्यों फेमस है बाघा बॉर्डर, तो इसको जरा पढ़ते हैं। बाघा बॉर्डर जो वो रिट्रीट सेरेमनी के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस सेरेमनी को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और देशभक्ति से जुड़े गाने जो वो यहाँ पे गाए जाते हैं। बॉलीवुड गाने में भी दर्शक नाचते हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों ही देशों के लोग जो वो सेरेमनी का हिस्सा होते हैं। आपको बता देते हैं कि बाघा एक गाँव है और भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क ग्रीन ट्रैक रोड के किनारे बसा हुआ है। बाघा अमृतसर से 20 किलोमीटर और लाहौर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत से पाकिस्तान जाने के लिए यह जो वो एकमात्र निर्धारित रोड है। बाघा बॉर्डर कैसे जाएं इसको आप खुद देख सकते हैं, इसको जो वो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा-सा देखते हैं कि रिट्रीट सेरेमनी में जो वो क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है बाघा बॉर्डर जो वो देश भर से लोग जो वो परेड देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों की परेड देखते ही बनती है, जो कि एक बहादुरी की मिसाल है। यहाँ बाघा बॉर्डर पर रोज़ शाम के समय जब रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के सैनिक जो वो शामिल होते हैं, जिसको देखने के लिए दोनों देशों के भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। उस समय इस बॉर्डर पर काफ़ी भीड़ होती है और पर्यटकों के लिए यहाँ बैठने की उचित सुविधा भी है। परेड के समय लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि 3 बजे से पहले पहुँचना होता है क्योंकि यहाँ पे लोगों की सघन जांच पड़ताल की जाती है। यह सेरेमनी शाम को 5 बजे शुरू होती है और 45 मिनट तक चलती है और सर्दियों में जो वो 4 बजे ही शुरू हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा-सा और देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा है बाघा बॉर्डर का विशेष महोत्सव। यहाँ पर विशेष महोत्सव, राष्ट्रीय महोत्सव, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 1950 में हमने जो वो संविधान लागू कर दिया था और स्वतंत्रता दिवस पर भी जो वो होता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो इस दिन भी जिसे भारतीय सैनिक के जवान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं। स्वर्ण जयंती गेट जो वो यहाँ पे है, देखिए बाघा बॉर्डर के सैनिक चौकी है जो कि अमृतसर के लाहौर के मध्य सीमा पर स्थित है। सीमा चौकी के प्रवेश द्वार को ही स्वर्ण जयंती गेट कहा जाता है। क्वेश्चन को याद रखिए, चौकी के प्रवेश द्वार को ही स्वर्ण जयंती गेट जो वो कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा कहाँ चला गया, अमृतसर पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो वो पहले हमारे भारत का जो वो एक ऐसा सम्मान है जो जिसको कि सबसे बड़ा दूसरा सर्वोच्च, देखिए सबसे पहला तो सबसे बड़ा जो वो भारत रत्न हो गया। दूसरा अगर मतलब कि सैनिकों के लिए जो वो बोला जाए कि सबसे बड़ा सम्मान जो वो परमवीर चक्र ही है, ठीक है। तो पुरस्कार ये बोल रहा है कि पुरस्कार विजेताओं को निम्नलिखित सूची में से जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान जो वो पीबीसी मतलब कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो वो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो वो काफ़ी सारे नाम है, देखिए
मतलब कि ये बात हो रही है 1999, ठीक है, कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई थी। तो ये बोल रहा है कि किसको जो वो इस इनमें से निम्नलिखित में से आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से जो वो किसको सम्मानित किया गया था। देखिए देखिए जब भी लड़ाई हुई है, देखिए लड़ाई जब हुई है तभी जो वो ये मिलेगा। तो लास्ट लड़ाई जो वो हमारी 1999 में ही हुई थी, ठीक है, इसके बाद तो लड़ाई हुई नहीं। देखिए एक जो वो जैसे 1948-47 के आसपास जो वो लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान के सैनिकों की, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे शहीद हो गए। तो 1948 में जो वो सबसे पहले कुछ लोगों को जो वो परमवीर चक्र दिया गया, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले जो वो किसको मिला परमवीर चक्र, ठीक है, तो ये मिला था विक्रम बत्रा नहीं, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। सबसे पहले अगर परमवीर चक्र विजेता अगर पूछा जाए तो मेजर सोमनाथ शर्मा, अगर पूछा जाए 1947 के बाद अगर किसी को मिला आज़ादी के बाद, तो 1947 में, ठीक है। तो लेकिन ये जो वो मरणोपरांत मिला इनको, ये जो वो मिल जाता है मरने के बाद भी मिल जाता है, मरने से पहले अगर कोई, मतलब मरने से पहले क्यों मिलेगा, लेकिन जो अभी जिंदा है उसको जिंदा रहते हुए भी मिल सकता है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था मरणोपरांत, ठीक है, 1947 आज़ादी के बाद अगर मिला था, ठीक है। अच्छा, आज़ादी के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी से जो पहले की अगर हम बात करें, आज़ादी से पहले जो ये मतलब कि सम्मान है, ये जो वो इसका नाम जो वो ये नहीं था, ठीक है, मतलब कि परमवीर चक्र नहीं कहा जाता था। ये जो वो अंग्रेज जो वो इस सम्मान को जो वो विक्टोरिया क्रॉस बोलते थे। इनका जो नाम था वो विक्टोरिया क्रॉस था, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। अगर हम बात करें उसके बाद देखिए लड़ाई हुई 1965 को भी लड़ाई हुई पाकिस्तान में, यहाँ पे भी मिला, ठीक है। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो यहाँ पे जो सैनिक जो वो शहीद हो गए उनको मिला। 1962 में हमारी लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो यहाँ पे भी सैनिक मारे गए हमारे, तो यहाँ पे मिला। अच्छा, हमारे ही नहीं मारे गए, दूसरे कंट्री के भी मारे गए, ऐसा नहीं है कि हमारे ही मारे गए। देखिए 1962 में हम लोग जो वो सिर्फ बोल सकते हैं कि चाइना से जो वो थोड़े से हार गए, ठीक है। बाकी पाकिस्तान से जो वो लड़ाई हुई 65 में, लड़ाई हुई 71 में, लड़ाई हुई 1999 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वो जीते ही हैं, पाकिस्तान से हम लोग कभी हारे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लड़ाइयों में जो सैनिक मरे, यहाँ पे जो वो परमवीर चक्र मिलता चला गया। तो सबसे पहले 1947 सोमनाथ शर्मा। अगर हम बात करें 1999 की, ठीक है, सीधे अपने 1999 पर आते हैं क्वेश्चन पर, तो यहाँ पे मिला था एक तो विक्रम बत्रा को, ठीक है, मेजर विक्रम बत्रा को मिला था। एक मिला था राइफलमैन संजय कुमार को मिला था, ये भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो वो मिला था मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जो वो एक मिला था, ठीक है। एक तो हो गया मनोज कुमार पांडे, और एक हो गया संजय कुमार, और एक हो गया विक्रम बत्रा, ठीक है। इनमें से अगर बात करें, अच्छा एक और था योगेंद्र सिंह यादव, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को जो वो मिला था। अच्छा, इनमें से दो थे जो वो जीवित थे, मतलब कि उनको जो वो जीवित रहते हुए मिला, वो जो वो एक थे वो योगेंद्र सिंह यादव, और एक थे संजय कुमार। इन दोनों को जो वो जीवित रहते हुए जो वो ये मिला। बाकी ये जो थे, जो मनोज कुमार पांडे थे और विक्रम बत्रा थे, इनके लिए जो वो इनको जो वो मरने के बाद मिला, मरणोपरांत मिला। इनकी आप जो वो मूवी भी देख रहे हो, देखी होगी आपने, विक्रम बत्रा से रिलेटेड। तो ये सभी जो वो इससे रिलेटेड है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो वो देखिए, सोमनाथ शर्मा तो सबसे पहले थे, तो ये नहीं होगा। ये अरुण खेत्रपाल, ए भी नहीं होगा। कर्नल, ए भी नहीं होगा। तो विक्रम बत्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपना लिया। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो वो क्या किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को जो वो मतलब कि एक और ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत को भी अपना लिया है, ठीक है। अगर बात करें कि ये जो वो दूसरा ऐसा राज्य बन गया है ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, तो पहला कौन था। पहला जो वो उत्तराखंड था, ठीक है। उत्तराखंड के द्वारा जो वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड किया गया, ठीक है। तो हमने भी जो वो हमारा जो हिमाचल है वो भी सेकंड जो वो बन गया है जिसने जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर ली है, संस्कृत भी, ठीक है। कब, 16 फरवरी 2019। तो इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब भाषाओं से रिलेटेड जो वो आपको बताइए कि हमारे संविधान की जो वो 8वीं अनुसूची में जो वो 22 भाषाओं का जो वो जिक्र किया गया है। ये जो 22 भाषा है वो जो वो कौन कौन सी है, देखिए जरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है संविधान रूप से मातृभाषा के रूप में कोई मान्यता प्राप्त जो वो नहीं है हिंदी को भी। तो अच्छा, हिंदी हमारी जो वो कोई मातृभाषा नहीं है, ऐसा कुछ संविधान में लिखा नहीं है। ये है हिंदी, संस्कृत 22 भाषाएं, ठीक है। पंजाबी, संथाली, डोगरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, उड़िया, कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, कन्नड़, बंगाली, सिंधी, गुजराती और मराठी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन जो वो पूछा गया था।
हिमाचल प्रदेश जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए आज जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है, मैंने बोला करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए उपराष्ट्रपति आज तो नए बने हैं, लेकिन एक पुराना क्वेश्चन पेपर है, इसलिए जो उस टाइम जो थे वो थे वेंकैया नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वेंकैया नायडू था, उस टाइम की बात हो रही है। अगर आज प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो है नए जगदीप धनखड़। ठीक है, ये जो वेंकैया नायडू थे जो वो 13वें उपराष्ट्रपति थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ जो वो 14वें नंबर के बने हैं, और हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। उड़ीसा से जो वो रिलेटेड है, इसको भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने जो वो कब शपथ ली थी? तो मेरे ख्याल से 11 अगस्त, डेट याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, तो 11 अगस्त के आसपास जो बोली थी, मेरे ख्याल से 11 अगस्त ही है, 11 अगस्त 2022। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा डेट जो वो क्या है। ठीक है, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो वो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, दूसरा सबसे बड़ा कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो वो उसका काम संभाल लेता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज्यसभा का अगर कोई अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा का उनमें से चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का जो स्पीकर होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो वो जो वो उपराष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो चलो वेंकैया नायडू हो जाएगा, रामनाथ कोविंद जो वो उस टाइम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अरुण जेटली जो वो यहाँ पे अब नहीं रहे, नरेंद्र मोदी आज जो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक जो वो क्या बोलते हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। तो ये जो वो क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा है पेडियाट्रिशियन। ठीक है, पेडियाट्रिशियन जो वो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, ठीक है, तो उनको जो वो उनमें जो वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो वो होता है पेडियाट्रिशियन। ठीक है, मैं अगर जो वो प्रोनाउंसिएशन जो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए जो वो मैं जो वो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की हमने जो वो लास्ट में बात करती थी, जियोलॉजिस्ट जो वो हमने देख लिया था कि स्टडी ऑफ मटेरियल प्रोसेसेस प्रोडक्ट फिजिकल नेचर हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जिसकी जो इसमें जो वो एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो वो जियोलॉजिस्ट होता है। एक यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट लिखा है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट से रिलेटेड जो वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो एजुकेशन रखता है हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोलॉजिस्ट जो वो उसको बोलते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट नाम से पता चला है, न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो जो वो डायग्नोज मतलब कि एक्सपर्ट किस में होता है? वो जो वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों, सॉरी हार्ट नहीं बोल सकते यहाँ पे, जो वो ब्रेन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन की जो ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपर्ट है वो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, सितारों के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो वो क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कॉन्सल्टेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, ठोस होने पर कौन सी गैस, तो विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड इज कॉमनली नोन एज ड्राई गैस, ड्राई गैस इन ड्राई आइस। देखिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो जो वो मतलब कि ड्राई की जाए तो वो जो वो एक आइस की तरह दिखती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो वो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, CO2 जिसका फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।